नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्ट अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। साइंस लेक्चर 3 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपके लिए हैं। कार्य क्या होता है? बल और बल के अनुपयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापित के गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य। कार्य एक्चुअली में एक परिणाम होता है। किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो हम कहते हैं कि उस पर कोई कार्य किया गया है। कार्य का मात्रक है CGS में, ये मात्रक इम्पॉर्टेंट है। बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं और कार्य जो है ये अदिश राशि है। तो CGS में बल का मात्रक अर्घ्य है और SI में जूल है। इस प्रकार ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा किसी वस्तु में शारीरिक कार्य अथवा यांत्रिक कार्य के कारण संचित होती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिक ऊर्जा को संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है स्थितिक ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी गतिमान वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता होती है या हवा में पतंग उड़ाने की क्षमता होती है, तो ये गतिज ऊर्जा है। इसको K से प्रदर्शित किया जाता है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है और फार्मूला होता है K इक्वल टू 1/2 mv²। इसके बाद स्थितिक ऊर्जा है। तो किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है वो उसकी स्थितिक ऊर्जा कहलाती है। अगर धनुष में तीर को चढ़ाकर अगर कमान को खींचा जाए तो अब तीर में जो ऊर्जा है वो स्थितिक ऊर्जा है। या बांध बनाकर अगर पानी को रोक लिया जाता है तो उस पानी में जो ऊर्जा है वो स्थितिक ऊर्जा है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल होता है। P इक्वल टू होता है mVh। इसके पश्चात ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। तो सौर ऊर्जा सूर्य से मिलती है, जल ऊर्जा जल से, और पवन ऊर्जा पवन से मिलती है। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है। विद्युत ऊर्जा विद्युत द्वारा संचारित होती है। नाभिक ऊर्जा नाभिक की विखंडन या नाभिक संलयन से मिलती है। ध्वनि ऊर्जा ध्वनि कान के पर्दे में जो सुनाई देती है वो ध्वनि ऊर्जा है। इसके पश्चात शक्ति है। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो ये जो पॉइंट है एग्जाम में आता है, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? 746 वाट। फिर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। ऊर्जा को तो नष्ट किया जाता है ना उत्पन्न किया जाता है, बल्कि ऊर्जा का जो रूप है वो परिवर्तित होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है। तो ये जो ऊर्जा का रूप में जो परिवर्तन का जो ये जो टेबल है ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप याद करिए, हर एग्ज़ाम में आपको इसमें से एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है और इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़ा सा आप समझ के याद कर सकते हैं। जैसे विद्युत बल्ब है, तो विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत बल्ब में हम क्या देते हैं? उसको हम विद्युत देते हैं, बिजली देते हैं, उससे हमको प्रकाश मिलता है। तो ये विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। अब इसमें प्रकाश ऊर्जा तो आप समझ गए क्योंकि लाइट मिल रही, प्रकाश मिल रहा है, लेकिन ऊष्मा कैसे आ रही? तो एक्चुअली में क्या होता है, विद्युत बल्ब में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अगर आप बल्ब को चलाने के बाद थोड़ी देर बाद अगर थोड़ा छुएंगे तो आपको महसूस होगा कि वो गर्म हो गया है। तो ये ऊष्मा और प्रकाश दोनों देती है। सेकेंड है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ होते हैं और उसके अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उससे विद्युत ऊर्जा हमको मिलती है। तो उसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। फिर सोलर सेल में सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मोमबत्ती में रासायनिक अभिक्रिया होती है, उससे प्रकाश मिलता है, हमको प्रकाश ऊर्जा मिलती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। डायनामो में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक कार्य होता है। विद्युत मोटर आप समझते होंगे, कोई भी मशीनों में विद्युत मोटर लगी होती है जिससे कि हम कार्य करते हैं। फिर लाउड स्पीकर से विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। माइक्रोफोन से ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सितार में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इंजन में ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है और कोयले के जलने से रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था। इसके पश्चात कुछ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे प्रत्यास्थता क्या होती है? तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने
किसी वस्तु का वह गुण जिससे उस वस्तु में कुछ समय के लिए अगर बल लगा लिया जाए तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे ही बल को हटाया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। तो इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कोई भी रबर की अगर कोई चीज़ उसको आप थोड़ी देर खींच के रखिए, उसके बाद छोड़ेंगे तो वो एज इट इज़ पहले की अवस्था में आ जाती है, तो उसको इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो वे पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ कहलाते हैं जो अपनी पूर्वावस्था में आने में अधिक समय लगाते हैं, जैसे इस्पात रबर से अधिक प्रत्यास्थ। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस्पात जो है रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है। इसके पश्चात है दाब है। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा वह उस क्षेत्रफल पर उतना ही अधिक दाब लगाता है। और वायुमंडलीय दाब जो है ये वायुमंडल के कॉलमों के द्वारा हमारे ऊपर लगाया जाता है, लेकिन शरीर के अंदर के दाब से ये संतुलित रहता है। 225 किलोग्राम या 250 किलोग्राम या 225 न्यूटन 2250 न्यूटन के भार के बराबर ये एक वायुमंडलीय दाब हमारे सर के ऊपर होता है। वायुमंडलीय दाब के उदाहरण है वायुयान में यात्रियों के फाउंटेन पेन से स्याही निकलने आरंभ हो जाती है, नाक से खून निकलना आरंभ हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो ये ऊंचाई पर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापन के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बैरोमीटर के अध्ययन संबंधित कुछ कंडीशंस दी हैं जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैरोमीटर का पाठ्यांक एक है कि नीचे आता है, तो मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में वायु दाब बहुत कम हो गया है तो तेज़ आंधी आएगी, मतलब दूसरे एरिया से जो हवाएं हैं उस जगह को घेरने के लिए, उस जगह को कम वायु दाब को पूरा करने के लिए आएंगी तो आंधी आ जाएगी। अब धीरे धीरे अगर नीचे हो रहा है बैरोमीटर का पाठ्यांक तो वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ में अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर हो रहा है तो दिन साफ रहने की संभावना है। फिर वायु दाब के कारण ही जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर उबलने लगता है। इसका ये सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ऊंचाई पर खाना पकाने में दिक्कत होती है क्योंकि जो वायु दाब कम है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी उबल जाता है, इसलिए वहाँ पर प्रेशर कुकर का अधिक उपयोग होता है। इसके पश्चात है दाब का प्रभाव, दाब पर प्रभाव है गलनांक और क्वथनांक और दाब पर प्रभाव। तो गलनांक क्या होता है? पदार्थ के गलनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है एवं दाब बढ़ाने पर यह कम या ज़्यादा हो जाता है। जो पदार्थ पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। जैसे मोम एवं घी, तो इन पर अगर दाब डालेंगे तो ये इनका गलनांक बढ़ जाता है। और दूसरी ओर वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ़। तो बर्फ़ जो है दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक कम हो जाएगा क्योंकि ये पिघलने पर संकुचित हो जाते हैं। मतलब जो पानी है, जो बर्फ़ है उसका जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, पानी के घनत्व से उसका घनत्व कम होता है। इसके पश्चात क्वथनांक पर प्रभाव है। सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाकर पानी का क्वथनांक बढ़ा देते हैं जिससे अधिक ऊष्मा की मात्रा ग्रहण होती है और खाना जल्दी पक जाता है। नमक मिले पानी का क्वथनांक कम होने के कारण भोजन जल्दी पक जाता है। इसके पश्चात प्लवन है। प्लवन क्या होता है? तो कोई भी वस्तु संतुलित अवस्था में तैरती है और अपने भार के बराबर वो पानी को प्रतिस्थापित करती है, इसे प्लवन का नियम कहा जाता है। अधिक घनत्व वाले द्रव में तैरने पर वस्तु का कम भाग द्रव के अंदर डूबता है तथा कम घनत्व वाले द्रव में वस्तु का अधिक भार डूबता है। प्लवन के नियम के प्रयोग हैं। लोहे का जहाज पानी पर तैरता है तो कील डूब जाती है क्योंकि जहाज जितने स्थान का पानी हटाता है उससे जहाज का द्रव्यमान काफ़ी कम होता है। और जीवन रक्षी पेटी में भी इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, पनडुब्बी में इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जब बर्फ़ समुद्र में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और बाकी भाग जो है वो पानी के भीतर होता है।
इसके पश्चात समुद्र के जल का घनत्व साधारण जल से घनत्व से समुद्र के जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, इसलिए समुद्री जल में तैरना आसान होता है। इसके पश्चात दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है और लैक्टोमीटर में भी इसी सिद्धांत का प्रयोग किया था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पृष्ठ तनाव है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? किसी भी द्रव की बूंदों में कम क्षेत्रफल ग्रहण करने का वह गुण जिसके कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठ पर न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक डाइन प्रति सेंटीमीटर है या जूल प्रति मीटर है। पानी की बूंद का गोलाकार होना। अब पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरी जाती है। साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े बनते हैं क्योंकि साबुन जल में घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब साबुन डिटर्जेंट से कपड़े अच्छे साफ़ इसलिए होते हैं क्योंकि साबुन डिटर्जेंट जो है वो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, इससे वे गहराई तक मैल निकालने में सक्षम होते हैं। फिर शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर वो आपस में चिपक के हो जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण पानी के पृष्ठ तनाव के गुण के कारण वो चिपक जाते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि गर्म सूप द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। फिर मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए पानी में मिट्टी तेल डाला जाता है क्योंकि मिट्टी तेल डालने से पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है, पानी का पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है, जिससे कि जो लार्वा हैं वो पानी में डूब जाते हैं। फिर पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पृष्ठ तनाव घटता है। तेल, ग्रीस आदि पृष्ठ तनाव को घटाते हैं। तापमान में भी पृष्ठ तनाव घटता है। पृष्ठ तनाव के बाद नेक्स्ट है केशिकत्व। तो केशिकत्व जो है ये एक गुण होता है ये केश नली में द्रव में पानी ऊपर चढ़ना नीचे उतरने के गुण का केशिकत्व कहलाता है। तो केशिकत्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी जो एप्लीकेशन है हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। केशिकत्व मतलब ये समझ लीजिए आपकी बहुत कम त्रिज्या वाली कोई भी नली है तो उसमें जल का जो चढ़ना है उतरना जो है बहुत आसानी से हो जाता है बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च किए, इसको केशिकत्व कहा जाता है। तो ब्लटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है। सोखता पेपर स्याही को केशिकत्व के कारण ही सोखता है। कहीं अगर इंक या कोई भी लिक्विड गिरा हो, आप सोखता पेपर रखिए, केवल आप रखेंगे तो वो पानी सूख लेता है। इसके पश्चात लालटेन या लैंप की जो बत्ती होती है उसमें भी केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तने एवं पत्तियों में जल और आवश्यक खनिज लवण केशिकत्व के कारण ही ऊपर पहुँचते हैं। कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति में केशिकत्व जल में केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभाव शून्य होने के कारण जल नली एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। केशिकत्व का प्रयोग करके ही जल का प्रवाह वहां पे किया जा सकता है। फिर वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं, जिससे मिट्टी में बनी हुई केश नलियाँ नष्ट हो जाती हैं, जिससे कि पानी जो बाहर आ सकता था वाष्पीकरण के लिए वो नहीं आता है। फिर फाउंटेन पेन में जो इंक ऊपर चढ़ती है वो भी केशिकत्व के कारण चढ़ती है। इसके पश्चात सहसंजक बल और असंजक बल है। तो सहसंजक बल मतलब होता है कि समान अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है, एक ही पदार्थ के अणु के बीच में कार्य कर बल को सहसंजक बल कहते हैं, और विभिन्न पदार्थ के अणु के बीच में कार्य करने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। तो जिन द्रवों के अणुओं के बीच सहसंजक बल का अधिक होता है वे बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करते, जैसे पारा। तो इसीलिए पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, क्योंकि ये दीवारों को गीला नहीं करता, इससे कि पाठ्यांक लेने में आसानी होती है। इसी प्रकार गैसों में सहसंजक बल का मान निम्न होता है, नगण्य होता है। इसके पश्चात श्यानता एवं श्यानता गुणांक। तो श्यानता मतलब क्या होता है? तो किसी भी द्रव का श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करता है। मतलब सीधी बात ये कही जाए कि जो तरल अधिक श्यान होता है वो कम बहता है। जैसे पानी है, पानी का फ्लो अच्छा होता है, पानी से कम फ्लो होता है तेल का। नॉर्मल आप कोई भी तेल ले लीजिए,
जैसे नारियल का तेल ले लीजिए तो नारियल का तेल पानी की अपेक्षा थोड़ी अधिक श्यानता वाला होता है, और अगर हम सरसों का तेल ले लेते हैं तो वो और अधिक श्यानता वाला हो जाता है। और अगर हम तेल के बाद अगर हम मान लीजिए ग्रीस देख लेते हैं या ऑयल देख लेते हैं तो उसकी श्यानता और अधिक हो जाती है। तो ये बहने के गुण का जो विरोध होता है उसको श्यानता कहते हैं। तो जितना गाढ़ा जो द्रव होगा वो उतना ही अधिक श्यान होगा। इसका ऐसा ही मात्रक भी महत्वपूर्ण है। इसका ऐसा ही मात्रक डेकअप वाइज या पॉइजली होता है या पास्कल सेकेंड होता है। और हम जितनी तेज़ी से वायु में दौड़ सकते हैं उतनी तेज़ी से जल में नहीं दौड़ सकते। जल की श्यानता वायु से अधिक होती है। सामान्यतः तरल में तापमान बढ़ाने से श्यानता का मान घटता है, जबकि गैसों में श्यानता का मान बढ़ जाता है। इसके पश्चात सरल आवर्त गति है। तो सरल आवर्त गति के जो प्रयोग हैं हमारे, जैसे सरल लोलक वगैरह जो होते हैं, जो घड़ी होती है, अलार्म घंटे वाली जो घड़ी रहती है, वो सरल आवर्त गति कहलाती है। यहाँ पे महत्वपूर्ण है सरल आवर्त गति की विशेषताएं हैं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है, वेग अधिकतम होता है तथा गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। स्थितिक ऊर्जा शून्य होती है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। सरल आवर्त गति मतलब वही गति है जो कि एक लोलक घड़ी के द्वारा शो की जाती है, जिसमें घंटे के द्वारा समय का मापन होता है। तो एक निश्चित पाथ पर एक निश्चित समय में गति की जाती है। इसके बाद ध्वनि तरंग गति एवं ध्वनि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तरंग गति क्या होती है? तरंग गति एक ऐसी प्रक्रिया अच्छा विक्षोभ है जिसमें भाग लेने वाला प्रत्येक कण अपने परवर्ती कण के दोलन की स्थिति में थोड़ी देर बाद आता है और उसी प्रकार की गति को अगले कण को हस्तांतरित करता है। मतलब तरंग गति मतलब ऐसी गति जो विक्षोभों के द्वारा हो, तरंग गति कहलाती है। वेव मोशन। श्रृंग क्या होता है? गति का उठा हुआ भाग श्रृंग कहलाता है। गर्त गति का निम्न जो भाग है वो गर्त कहलाता है, और दोनों के बीच की जो स्थिति होती है उसको मध्यावस्था कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य क्या कहा जाता है? माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन, मतलब एक गर्त से प्रारंभ करके दूसरे श्रृंग तक एक पूर्ण दोलन, एक तरंग के निर्माण में लगे समय को माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने में जितनी तरंग दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसको देखिए इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो ये तरंग दैर्ध्य कहलाता है। और एक पूर्ण दोलन अर्थात एक तरंग के निर्माण में लगे समय को आवर्तकाल, तो तरंग दैर्ध्य, ये पूरे तरंग दैर्ध्य के निर्माण में लगे जो समय होता है उसको आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल को टी से दर्शाया जाता है और तरंग दैर्ध्य को डेल्टा से दर्शाया जाता है। आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकंड में पूर्ण दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब इसके पश्चात है तरंगे के प्रकार हैं अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर ऊपर नीचे तरंग गति की दिशा की लंबवत कंपन करते हैं। मतलब अनुप्रस्थ तरंग में जो तरंग के कण हैं वो तरंग की गति की दिशा की लंबवत ऊपर नीचे, मतलब केवल एक डायरेक्शन तो वही है, लेकिन जो विमा है वो द्विविमीय है, मतलब लेंथ और मतलब लंबाई और चौड़ाई में गति कर रहे हैं। और इसको हम आसानी से एक पेपर में बना सकते हैं इस तरीके से, श्रृंग और उसमें गर्त के रूप में इसको हम बना सकते हैं किसी भी अनुप्रस्थ तरंग की गति को। तो इसको एक समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप एक लंबी रस्सी को या धागे को पकड़ लें, रस्सी को पकड़ लें और इसका एक सिरा आप अपने पास रखें और दूसरा सिरा एक दूसरे दोस्त को आप पकड़ा दें और ऊपर नीचे आप भी करें और वो भी करें, तो जिस तरह का ये फ्लो उत्पन्न हो जाएगा वो उस गति को हम बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। इसके अलावा अनुदैर्ध्य तरंग है कि माध्यम के जो कण हैं वो आगे पीछे की ओर गति करेंगे। मतलब
स्थान को परिवर्तित नहीं करते हैं, लेकिन वो गति करते हैं। जैसे पाइप में जो पानी जाता है, इसको इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। ध्वनि तरंग है, तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य है, और जो पानी में उत्पन्न होने वाली जो उर्मियाँ होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर, ये तो अपने काम कर ही हैं। इसके पश्चात है दृश्य विकिरण है। तो दृश्य विकिरण में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, दृष्टि, संवेदन आदि गुण पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्स किरणें, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी, और अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। अवरक्त किरणों की वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। ये घने कोहरे एवं धुएं से पार निकल जाते हैं, और इनका प्रयोग युद्ध काल में सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। इसके बाद ध्वनि है। तो ध्वनि एक तरंग है जो वायु के कंपन से उत्पन्न होती है और हमारे कान में संवेदन उत्पन्न करती। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को संचरण कहा जाता है। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं होता, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को हमें कोई बात बोलना है तो उसके लिए हमें ध्वनि के माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि निर्वात में या अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष यान में व्यक्ति को बोलने जो बात की जाती है वो इशारों से बात करते हैं, क्योंकि आवाज़ एक दूसरे के कान तक पहुंचना वहाँ संभव नहीं होता है। गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संभव होता है, जबकि ठोसों और द्रवों में अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा का संचरण होता है। इसके पश्चात है एक्सरे है। एक्सरे का प्रयोग बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर मैक संख्या है। तो किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के चाल के अनुपात को उस माध्यम में मैक संख्या कहा जाता है। मैक संख्या बराबर ध्वनि के स्रोत का वेग बटे ध्वनि का वेग। मैक संख्या एक से अधिक होने पर ध्वनि की चाल पराध्वनिक एवं मैक संख्या 5 से अधिक होने पर ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक कहलाती है। इसको सैनिक और सुपरसैनिक कहा जाता है। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके आजकल जो फाइटर प्लेन्स है उनका निर्माण किया जा रहा है। इसके पश्चात ध्वनि तरंगों का आवासीय परिसर है। श्रव्य तरंगें हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो तरंगें होती है श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। इतनी आवृत्ति की ध्वनि हम सुन सकते हैं। श्रव्य परास को इसी को कहा जाता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के आवृत्ति वाली तरंगों को परास को श्रव्य परास कहा जाता है। अविश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगें अविश्रव्य तरंगें कहलाती हैं, और 20,000 से अधिक वाली जो तरंगें हैं वो पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग होते हैं संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में। अब सोनार क्या देखिए, साउंड नेविगेशन रेंजनिंग, यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाया जाता है। इसके पश्चात है ध्वनि के कुछ गुण हैं। तो ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके द्वारा हमें कोई ध्वनि धीमी अथवा तेज सुनाई देती है, और ध्वनि के स्रोत हैं और उसकी तीव्रता है। WHO के अनुसार 45 डेसिमल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। SI मात्रक बेल होता है इसका। अब देखिए, ये स्रोत के अनुसार ध्वनि की तीव्रता साधारण बातचीत की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती है, ऑर्केस्ट्रा की 100 डेसिबल होती है, मोटरसाइकिल की 110 डेसिबल होती है, और मिसाइल की 180 और मशीन गन की 170 डेसिबल होती है। और WHO के अनुसार जो 45 डेसिबल जो है ये
मानव के लिए सर्वोत्तम होती हैं। इसके पश्चात है तारत्व ध्वनि। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। तो ज़्यादातर एक पावर्टी एज तक मतलब टीन एज स्टार्ट होने के पहले लड़कियों और पुरुषों दोनों की ध्वनि समान होती है। उसके पश्चात तारत्व चेंज हो जाता है और लड़की और लड़कियों की आवाज़ में स्पष्टता भिन्नता हमें पता चल जाती है। अब इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल है, शेर की दहाड़ तीव्र ध्वनि है लेकिन इसका तारत्व कम होता है, जबकि मच्छर की भनभनाहट एक धीमी ध्वनि है लेकिन इसका तारत्व बहुत अधिक होता है, भनभनाहट ज़्यादा होती है। इसके पश्चात हम देखेंगे ध्वनि का वेग है। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिकतम होता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। तो ये अपोजिट कॉन्सेप्ट है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठोस में अधिकतम, उसके बाद द्रव, फिर गैस। ये ध्वनि का वेग है। फिर ध्वनि के वेग में कारकों का प्रभाव है। तो ताप से क्या होता है, देखिए माध्यम का ताप बढ़ाए जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। दबाव का प्रभाव, ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्रता का प्रभाव, तो आर्द्रता जो नमी युक्त वायु का जो घनत्व है, शुष्क वायु के घनत्व से नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो आर्द्र वायु है तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, इसीलिए कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। इसके बाद घनत्व का प्रभाव, तो ठोस एवं द्रव में घनत्व का मान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अब ये महत्वपूर्ण एक टेबल है, हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल है, तो देखिए हाइड्रोजन में 1269 है और स्टील में 5790 है। तो हवा का प्रभाव भी इसमें दिया हुआ है। तो ये अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल है। फिर ध्वनि का परावर्तन क्या है, तो ध्वनि का किसी माध्यम से या किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाने को परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए परावर्तन अवरोधक की न्यूनतम दूरी होना चाहिए लगभग 17 मीटर, और कान पर ध्वनि का जो प्रभाव है वो 1/10 सेकंड तक उपस्थित रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है, क्योंकि इस समय अपवर्तन की जो घटना है वो कम होती है। इसके पश्चात ध्वनि का व्यतिकरण है। तो जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ मिलकर किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो वहां पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इसको व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश का भी व्यतिकरण होता है जिसमें वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। फिर ध्वनि का विवर्तन है। तो सूक्ष्म अवरोधों से ध्वनि का टकराकर मुड़ जाना और उसका मार्ग परिवर्तित हो जाना ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। डॉपलर प्रभाव है। सापेक्षिक गति के कारण स्रोत एवं श्रोता के मध्य आवृत्ति के होने वाले आभासी परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये समझ लीजिए कि स्रोत एवं श्रोता के बीच की जब दूरी बढ़ती है तो आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से घटती है और निकट आने पर बढ़ जाती है। इसका हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग एग्जाम्पल इसमें गिवन नहीं है, ठीक। इसके पश्चात हम देखते हैं ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांश के रूप में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का मात्रक जूल, कैलोरी तथा किलो कैलोरी है। अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है। त्रिक बिंदु किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस एक साथ पाई जाती है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं, किसी निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता। हिमांक मतलब निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। और गलनांक और हिमांक जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात जो पदार्थ ठोस से द्रव बनने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ़ है तो उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर घट जाएगा, और इसके विपरीत में जो पदार्थ हैं उनका दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक है, जिस निश्चित ताप पर जो पदार्थ है वो
द्रव द्रव जो है वो वाष्प में बदलता है, उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। संघनन किसी निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं। जैसे किसी पदार्थ में विद्यमान ऊष्मा की पहचान उसके अणुओं में वर्तमान गतिज ऊर्जा से की जाती है। ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप को प्रदर्शित करता है। दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बहने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहा जाता है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है। पृथ्वी में ऊष्मा की खराब अवशोषक है। उबलते हुए जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा अधिक जलना कष्टदायक है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा उपस्थित होती है। इसके पश्चात काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं जबकि काले वस्त्र उसको अवशोषित करते हैं। इसके पश्चात ताप है। तो ताप किसी पिंड का तापक्रम उस पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा संबंधी वह भौतिक दशा है जिससे वह सूचित होता है कि किसी पिंड के संपर्क में आने पर वह ऊष्मा की प्रवाह की दिशा क्या होगी। इसके पश्चात पैमाने के बारे में है। परम शून्य ताप क्या होता है? अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती, जबकि निम्नतम ताप की सीमा होती। किसी भी वस्तु का ताप ऋण 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता। इसे परम शून्य ताप कहा जाता है और केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखा जाता है। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, अतः इससे निम्न ताप प्राप्त करने के लिए अल्कोहल तापमापी का उपयोग किया जाता है जो -115 पर जमता है। द्रव तापमापी -30 से 350 डिग्री तक तापमापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और इसमें 500 डिग्री तक के तापमापन संभव होता है। इसके पश्चात अगर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाए तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमापन संभव हो सकता है। इसके पश्चात है ऊष्मीय प्रसार। तो पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, अब ये पानी का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, सिल्वर आयोडाइड 80 से 140 के बीच ताप बढ़ने पर इनका संकुचन होता है। मतलब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जैसे जैसे आप पानी को ताप दोगे तो उसका आयतन जो है वो कम होता है। ठोसों का प्रसार है। तो किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो इसका सभी दिशाओं में प्रसार होता है, आयतन में वृद्धि होती है। द्रवों में आयतन बढ़ता है, अच्छा उसमें केवल आयतन में प्रसार होता है। इसके पश्चात है ऊष्मा का संचरण। तो पदार्थ में तापांतर के कारण ऊष्मा के स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। ऊष्मा के इस स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। तो इसकी कई विधियाँ, चालन विधि है जिसमें अणुओं द्वारा अपना स्थान किए बिना जो है ऊष्मा का प्रवाह किया जाता है। कोई भी ठोस जैसे लोहा आदि में जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, संचरण होता है, वो चालन के द्वारा होता है। अर्थात एक अपर राड के अगर एक सिरे को आप आग के संपर्क में रख देते हैं तो कुछ देर बाद दूसरा सिरा भी उतना ही गर्म हो जाता है, तो ये चालन विधि कहलाती है। इसके पश्चात है ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। पदार्थ 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला चालक है। तो जिन पदार्थों से ऊपर ऊष्मा का चालन हो जाता है वो चालक कहलाते हैं, जैसे सभी धातुएं, अम्ल, अम्लीय जल, मानव शरीर। कुछ चालक वे पदार्थ हैं जिनमें ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता परंतु कम होता है, कुछ चालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कांच, सिलिका। और फिर ऊष्मारोधी, जिसमें ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता, उसमें ऊष्मारोधी पदार्थ कहलाते हैं।
इसके पश्चात है संवहन। संवहन की विधि द्रवों में प्रयोग, द्रव और गैस में यूज़ होती है। तो द्रव और गैस जो हैं वो किस तरह से गर्म होते हैं देखिए। तो पानी के अगर बर्तन को आप रखते हैं गैस में गर्म करने के लिए, तो पानी की जो निचली सतह जो है, जो कि गैस के साथ संपर्क में रहती है, वो गर्म होकर ऊपर उठती है, फिर उसका स्थान लेने के लिए ऊपर से ठंडी सतह आती है। इस प्रकार धारा के रूप में पानी गर्म होता जाता है। यही स्थिति होती है वायु के गर्म होने की भी, कि वायु की जो निचली सतह है जो गर्मियों में जो धरती के साथ संपर्क में रहती है, वो धरती के संपर्क में रहकर गर्म हो जाती है, फिर वो ऊपर उठती है, तो ऊपर की ठंडी वायु नीचे आती है। इस प्रकार का जो ऊष्मा का जो प्रवाह है वो संवहन कहलाता है। इसके पश्चात विकिरण है। तो ऊष्मा के प्रवाह की वह विधि जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण कहलाता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, क्योंकि रास्ते में जो स्पेस है उसमें कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये पैमानों के बारे में इसका फार्मूला आपको उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तापक्रम मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको थर्मामीटर कहा जाता है। अल्कोहल एवं पारा ही ऐसे द्रव हैं जो थर्मामीटर में प्रयोग किए जाते हैं। अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो -40 डिग्री से नीचे ताप मापने के काम आते हैं। इसके पश्चात ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड वह प्रभाव जिसके कारण पृथ्वी पर सौर विकिरण तो आते हैं लेकिन पृथ्वी द्वारा परावर्तित अंतरिक्ष में वापस नहीं जाते हैं, इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण पृथ्वी के चारों ओर एक ऊष्मारोधी घेरा बन जाता है, जिसके कारण उपयुक्त घटना घटती है। बागवानी में पौधों में ऊर्जा संचित करने के लिए कांच के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश इसमें प्रवेश कर पाता है परंतु उससे बाहर नहीं जा पाता है, अतः अंदर ही अंदर पौधों को गर्म रखता है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ऊष्मारोधी गैसें वायु में पृथ्वी के चारों ओर आच्छादित होकर ऊष्मारोधी घेरा बनाती हैं, जिससे पृथ्वी पर सौर विकिरण आ जाते हैं लेकिन पार्थिव विकिरण बाहर नहीं जा पाते, जैसे पृथ्वी का ताप बढ़ता है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि में ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव एक्चुअली में बहुत नुकसानदायक है पृथ्वी के लिए, क्योंकि ध्रुवों में जमने वाली जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे इससे पिघल रही है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इससे उत्पन्न हो रही है। और आने वाले समय में जो निमग्न तट हैं, जो समुद्र के जो तटीय जो क्षेत्र हैं, उनकी निमग्न होने का खतरा, संकट बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद विशिष्ट ऊष्मा। तो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान की ऊष्मा धारिता को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल का तापमान 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सभी पदार्थों एवं ठोसों से अधिक होती है, इसलिए पानी का प्रयोग, सिकाई आदि में पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात जल के विशिष्ट गुण है। देखिए ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधे सीधे लाइन वन लाइनर में इसमें से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है और इस पर उसका आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा तापमान है जिस पर उसका घनत्व अधिक होगा और आयतन न्यूनतम होगा। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म करने पर जल का आयतन घटने लगता है, परंतु 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका आयतन बढ़ने लगता है। जल जमने पर फैलता है अर्थात उसका आयतन बढ़ता है। इसके पश्चात है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी अनुभूति हम आँखों द्वारा करते हैं। प्रकाश की चाल है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें केवल आपको ये ध्यान देना है कि प्रकाश की चाल कहाँ पे अधिक है। देखिए सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। इसके पश्चात सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 500 सेकंड अर्थात 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में दिया है।
प्रकाश की उत्पत्ति के सिद्धांत में कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, तरंग सिद्धांत हाइजीन ने दिया था और फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। इसमें प्रकाश फोटॉन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। प्रकाश विज्ञान में प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ घटनाओं में कण माना गया है। इसको हम प्रकाश की दोहरी प्रकृति मानते हैं। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। इसके पश्चात है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो वे प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, टॉर्च आदि। और अप्रदीप्त वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने में ये दिखाई देने लगती हैं। इसके पश्चात है अपारदर्शक वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर प्रकाश का कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तो कुछ भाग बाहर निकल जाता है, जैसे तेल और लगा हुआ कागज। इनकी सहायता से हम आर पार नहीं देख सकते हैं। फिर पारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती है, जैसे कांच आदि, तो इनसे हम आर पार देख सकते हैं। और अपारदर्शी वस्तुएं जिनसे कि आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, जैसे कि धातुएं आदि। इसके पश्चात है प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके पश्चात है आकाश का नीला रंग। अब यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म इसका चालू होता है और एग्ज़ाम में एप्लीकेशन जो फॉर्म है मतलब एप्लीकेशन नॉलेज पर ही आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं और उसके साथ में ये फैक्ट भी याद रखने हैं। तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। फिर प्रकाश का परावर्तन है, तो ये आपको याद रखना है कि आपतित किरण किसी भी सतह से टकराकर उसी एंगल से वापस चली जाती है, उसी माध्यम में इसको प्रकाश का परावर्तन कह लेते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। इसके अलावा दर्पण है, तो दर्पण जो आपतित किरण का लगभग 98% परावर्तित करता है उसे दर्पण कहा जाता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। यदि कोई व्यक्ति वी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो प्रतिबिंब वी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत दिखाई देगा। मतलब जितनी गति से व्यक्ति जाएगा उसकी दोगुनी गति से उसका प्रतिबिंब उसकी ओर आता हुआ उसको प्रतीत होगा। अब कोई वस्तु दर्पण के साथ थीटा के कोण पर झुकी हुई हो, बीच में रखी जाए तो कुल प्रतिबिंब जो होंगे वो होंगे 360 थीटा -1। इसके बाद जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है इसे समतल दर्पण कहते हैं। समकोण पर झुके हुए दो दर्पणों के बीच रखे वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनते हैं और 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। फिर गोली दर्पण है, तो गोली दर्पण क्या होता है, ये किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह पर भीतरी या बाहरी पॉलिशदार होती है ताकि पृष्ठ से प्रकाश का नियमित परिवर्तन हो सके। ये अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं। इसमें याद करने के लिए आप समझ लीजिए, उत्तल मतलब उभरा हुआ, तो जिस दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसके अंदरूनी दबे हुए अंदरूनी पृष्ठ से परावर्तन होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में भीतरी वाली सतह पर पॉलिश की कलाई चढ़ी जाती है जबकि ऊपरी सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन हो सके। अब गोली दर्पण संबंधी जो महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सबसे पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए क्या होता है वक्रता केंद्र, क्या होता है। गोली दर्पण जिस गोले का बना होता है उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र होता है। ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु के को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसके पश्चात प्रधान अक्ष P ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा गोली दर्पण का प्रधान अक्ष कहलाती है, जो PC से होकर गुजर रही है।
इसके पश्चात फोकस है, तो फोकस पी सी के बीच की दूरी का आधा फोकस कहलाती है। फोकस दूरी जो है वो क्या है, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को गोली दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, मतलब दिए हुए डायग्राम में पी एफ जो है ये फोकस दूरी है, फिर फोकस तल है, फिर द्वारक है। इसके पश्चात है देखिए, ये सीरीज जो है ये थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ होती है, और इसको डायग्राम के साथ हम समझ सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से 2 लेक्चर आपके बना के डाल दूंगा। यहाँ हम केवल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे। गोली दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र है, सूत्र आपको मालूम होना जरूरी है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये किससे संबंधित है, ये गोली दर्पण की फोकस दूरी से संबंधित है। इसके पश्चात लेंस है, तो लेंस में 2 दर्पणों को जोड़ा जाता है। उत्तल लेंस के सिरे जो हैं वो पतले होते हैं और जो सेंटर होता है वो मोटा होता है, और अवतल लेंस के सिरे मोटे होते हैं और सेंटर होता है वो पतला होता है। तो ये देखिए लेंस सूत्र जो है गोली दर्पण के लिए 1/f प्लस इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, और लेंस की क्षमता यहाँ पे सूत्र थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे माइनस u के पहले माइनस हो गया है। इसके पश्चात है प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश के माध्यम में माध्यम में परिवर्तन होता है तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन का गुण प्रदर्शित करती हैं, और माध्यम की सघनता और विरलता के अनुसार जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब से दूर जाती है या पास में आती है। तो सीधी बात है कि अगर प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी जो किरण है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये जो प्रकाश का गुण है, इसके कारण बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। तो देखिए ये आई है, ये आई एंगल यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो किरण जिसको ऐसी जानी चाहिए थी वो ऐसे न जाके इतना झुक के यहाँ से जा रही थी, यहाँ आर एंगल प्रदर्शित हो रहा है। इसके उदाहरण है अपवर्तन के। देखिए सबसे पहला पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी बाहर से तिरछी दिखाई देती है, रात्रों के समय तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी मछली अपनी वास्तविक गहराई से उठी दिखाई देती है। इसके पश्चात है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती दिखाई देती है। जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसके पश्चात इसके हमको केवल एप्लीकेशन याद करना है कि किस कॉन्सेप्ट के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्योंकि एग्जाम में से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित जो देखिए घटना दी है, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर काम करता, पानी में हवा के बुलबुले चमकने, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम हो रहा है। इसके पश्चात है वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में परिवर्तित होना ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो 3 प्रक्रियाओं से होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ये तीनों मिलके जो हैं वो इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। पर प्रकाश का व्यतिकरण है, तो 2 स्रोतों से तरंग के निकलने के कारण प्रकाश का पुनः वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। जैसे साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, और प्रकाश एक तरंग है, तो ये इसका जो गुण है ये व्यतिकरण के द्वारा ही सत्यापित हो पाता है। इसके पश्चात प्रकाश का विवर्तन है। तो प्रकाश के मार्ग में जो अवरोधक होते हैं, अगर उसका साइज तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है तो विवर्तन के कारण प्रकाश मतलब जो है अपने मार्ग से हट जाते हैं और फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाता है, इसको विवर्तन कहा जाता है। इसके पश्चात है प्रकाश का ध्रुवीकरण। तो ये विभिन्न दिशाओं में कंपन कर रहे कण तरंग एक ही दिशा में कंपन करने वाले तरंग के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो इसको ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है, पोलराइट लाइट कहा जाता है।
यह ध्रुवीकृत प्रकाश कहलाता है, तो इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती आदि में उत्सर्जित प्रकाश जो होता है वो ध्रुवित प्रकाश होता है। अब व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर है, तो ये हमारे यूज़ का नहीं है। इसके पश्चात है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। प्राथमिक रंग है लाल, हरा एवं नीला। बाकी रंगों को हम इनके संयोजन से प्राप्त करते हैं। द्वितीयक रंग कौन से, तो द्वितीय रंग मैजेंटा, पीला, नीला और पीला होता है। इसके पश्चात अवरक्त किरणें क्या होती हैं, तो वर्ण विक्षेपण के पश्चात वर्णपटल पर लाल रंग के ऊपर जो अदृश्य प्रकाश की किरणें विद्यमान रहती है वो अवरक्त किरणें कहलाती हैं। पराबैंगनी किरणें क्या है, तो वर्णपटल पर बैंगनी रंग के नीचे स्थित पराबैंगनी किरणें कहलाते हैं। इसके पश्चात अब मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, तो मानव नेत्र हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।